नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास और उसमें तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण वंश था। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था। उसका फार्मूला हमने बताया था GKTSL, यानी कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। उसमें हमने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में इल्तुतमिश, रजिया और बलबन के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। और तुगलक वंश में 3 शासक बड़े महत्वपूर्ण हुए हैं: गयासुद्दीन तुगलक GST, मोहम्मद बिन तुगलक MBT और फिरोज शाह तुगलक FST। तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश करोना तुर्क थे। करोना तुर्क से अभिप्राय है जिनके पिता तुर्क हो तथा माता गैर तुर्क हो। गयासुद्दीन तुगलक के पिता तुर्क थे जबकि माता जाट जाति की हिंदू महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक मलिक गाजी तुगलक के नाम पर ही इस वंश का नाम तुगलक वंश रखा गया। गयासुद्दीन अपनी योग्यता से पंजाब व दीपालपुर का सूबेदार बना। उसने अपनी शक्ति का उपयोग कर सितंबर 1320 ईस्वी में खुसरो शाह से दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। अब इनकी प्रारंभिक घटनाएं, गयासुद्दीन तुगलक की प्रारंभिक घटनाएं पढ़ते हैं। गयासुद्दीन के सिंहासन पर बैठने के साथ ही उसके समय निम्न घटनाएं उपस्थित हुई। नंबर 1, दिल्ली सल्तनत व सुल्तान की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना। नंबर 2, अधिकांश दरबारियों में धन लोलुपता, विलासिता व अकर्मण्यता आ गई थी, उसे दूर करना। नंबर 3 ने खिलजी सरदारों के अत्यधिक धन वितरण से शाही खजाना खाली हो गया था। इसके अतिरिक्त सबसे विकट समस्या सूबेदारों व अधीनस्थ शासकों को दिल्ली के अधीनता में रखना थी। गयासुद्दीन की प्रशासनिक व्यवस्था। गयासुद्दीन ने उदारता व कठोरता की समन्वित नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रस्मोमियान या मध्यपंथी नीति कहा है। गयासुद्दीन ने स्वयं कहा कि मैं सभी क्षेत्रों में मध्यम मार्ग के लिए जन्मा हूँ। गयासुद्दीन ने अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी आधार बनाया था। उसने अलाउद्दीन द्वारा छीनी गई जागीरें पुनः लौटा दी। गयासुद्दीन ने भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किए, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों की स्थिति में सुधार व कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना था। उसने अलाउद्दीन द्वारा लागू मसाहत के तरीके को बदलकर हुक्म ए हासिल, गल्ला बटाई व नस्ख कनकुत की नीति अपनाई। इस प्रणाली में भूमि कर को कम कर 1/3 कर दिया गया तथा भू राजस्व में एक बार में 1/11 से 1/10 तक की ही वृद्धि करने का आदेश दिए। अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ करने की व्यवस्था की। मोरलंड के अनुसार गयासुद्दीन के समय फसल के खराब हो जाने या नवीन भूमि पर उत्पादन ठीक से न होने पर भी किसानों को लगान से मुक्त कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त किसानों को उसी भूमि पर कर देना होता था जिस पर उसने कृषि की है, चाहे उसके अधिकार में अन्य भूमि भी हो। उसने सिंचाई व्यवस्था हेतु नहरों का निर्माण करवाया। ऐसा करने वाला वे दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। इस प्रकार गयासुद्दीन कृषि संबंधी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल हुआ। गयासुद्दीन ने खूत, मुकद्दम, चौधरी को मिलने वाले विशेषाधिकार को में हक एक खोती पुनः लौटा दिए, परंतु किस्मत एक खोती उन्हें नहीं मिल दिया गया। उसने अलाउद्दीन द्वारा लागू की गई हुलिया व दाग प्रथा को कठोरतापूर्वक लागू किया। गयासुद्दीन ने अपने काल में सड़कों, पुलों व नहरों का निर्माण करवाया, जिससे यातायात में सुविधा हुई। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। इसके लिए उसने 3 से 4 मील पर डाक लाने वाले कर्मचारी व घुड़सवार नियुक्त किए। उसने न्याय व्यवस्था में भी पर्याप्त सुधार किए। बर्नी के अनुसार
तुगलक साहब के न्याय से एक भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वे किसी भेड़ को देखे। ये बर्नी का कथन है। गयासुद्दीन ने व्यभिचार, मदिरापान, जुआ खेलना आदि बुराइयों को भी रोकने का प्रयत्न किया। विद्रोह का दमन व साम्राज्य विस्तार। गयासुद्दीन साम्राज्यवादी शासक था। उसने दक्षिण के राज्यों को न सिर्फ अलाउद्दीन की तरह अपने अधीन किया वरन उन्हें दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित भी किया। उसने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव के द्वारा वार्षिक कर अदायगी बंद कर देने में अपने पुत्र जूना खां को 1321 ईस्वी में तेलंगाना आक्रमण हेतु भेजा। यह आक्रमण सफल होते हुए भी असफल रहा। 1323 में जूना खां को पुणे वारंगल हेतु भेजा गया और इस बार उसने वारंगल को जीता। प्रताप रुद्रदेव व उसके संबंधियों को कैद कर दिल्ली भेज दिया गया। तेलंगाना को राजधानी बनाया गया। वारंगल का नाम सुल्तानपुर रखा गया और वारंगल को दिल्ली में मिला लिया गया। इसी अवसर पर गयासुद्दीन ने जूना खां को उलुग खां की उपाधि दी थी। इसके पश्चात उलुग खां ने 1323 में सुदूर दक्षिण के मालाबार तट पर आक्रमण कर मदुरै को जीता और दिल्ली राज्य के अधीन किया। उलुग खां जांच नगर यानी उड़ीसा पर आक्रमण किया परंतु असफल होने पर पुनः दिल्ली लौट आया। गयासुद्दीन व बंगाल विजय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बुगरा खां के समय ही बंगाल स्वतंत्र हो गया था और उसके पश्चात दिल्ली के किसी सुल्तान ने उसे अपने अधीन लाने का प्रयत्न नहीं किया। बंगाल में गयासुद्दीन के समय गयासुद्दीन बहादुर, सिहाबुद्दीन, नासरुद्दीन नाम के 3 भाइयों में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष में गयासुद्दीन बहादुर विजयी घोषित हुआ और नासिरुद्दीन को ने सुल्तान गयासुद्दीन से सहायता मांगी। सुल्तान ने बंगाल गयासुद्दीन बहादुर से छीनकर नासिरुद्दीन को उत्तरी बंगाल का शासक बनाया, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। दक्षिण पूर्वी बंगाल को दिल्ली राज्य में सम्मिलित किया गया तथा सुल्तान ने बेराम खां को वहां का सूबेदार नियुक्त किया। ईसामी के कथानुसार सुल्तान ने बंगाल से वापस आते हुए 1324 में तिरहुत यानी मिथिला पर आक्रमण किया। वहां का राजा हरि सिंह देव नेपाल चला गया और तिरहुत पर दिल्ली का अधिकार हो गया। गयासुद्दीन की विजय नीति अलाउद्दीन से इस अर्थ में भिन्न थी कि अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के पश्चात स्वतंत्र छोड़ दिया। उसने देवगिरी को उस समय अपने राज्य में मिलाया जबकि शंकर देव ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। परंतु गयासुद्दीन ने विद्रोहियों और अधीनस्थ राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित करने की नीति अपनाई। कामपिल्ली को छोड़कर संपूर्ण दक्षिण भारत गयासुद्दीन के समय दिल्ली सल्तनत के अधीन था। गयासुद्दीन के अंतिम दिन। गयासुद्दीन की मृत्यु को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी के अनुसार उसकी मृत्यु एक दुर्घटना मात्र थी। बर्नी कहता है कि अचानक बिजली गिरने से सुल्तान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि इब्न बतूता कहता वे बदायूनी उलुग खां पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हैं। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन जब बंगाल में था तभी उसे सूचना मिली कि उलुग खां निजामुद्दीन औलिया के साथ मिलकर अपने समर्थकों की संख्या बढ़ा रहा है। नोट: निजामुद्दीन औलिया से 5 लाख टके जो कि खुसरो शाह ने निजामुद्दीन औलिया को दिए थे को वापस मांगने के कारण विवाद चल रहा था। गयासुद्दीन ने दिल्ली पहुंचने पर उलुग खां व निजामुद्दीन को दंड देने की धमकी दी, जिसे सुनकर औलिया ने कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। सुल्तान के लौटने पर उलुग खां ने उसके स्वागत हेतु तुगलकाबाद के पास अफगानपुर में एक लकड़ी का महल बनवाया। यह महल अहमद अय्याज द्वारा बनवाया गया। इस महल को इस प्रकार बनाया गया कि हाथियों द्वारा धक्का लगने पर यह गिर सकता था। उलुग खां ने अपने पिता से बंगाल लाए गए हाथियों का खेल देखने की इच्छा जाहिर की, अतः धक्का लगने पर महल गिर गया तथा 1325 में सुल्तान व उसका पुत्र महमूद उसमें दबकर मर गया। इब्न बतूता ने लिखा है कि उसे यह विवरण
शेख रुकनुद्दीन ने बताया, जो उस समय महल में उपस्थित था, और नमाज पढ़ने के बहाने उलुग खान ने उसे वहां से हटा दिया था। अब हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। एमबीटी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, विवादित व विरोधाभासों में रहने वाला सुल्तान था। उसने बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। एमबीटी के काल में ही अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया 1323-33 मोरक्को, जिसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह बाद में चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा। इब्न बतूता के अनुसार एमबीटी के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा था। मेहंदी हुसैन के अनुसार सुल्तान एमबीटी के समय 1328 से 29 में मंगोलों का एकमात्र आक्रमण तर्मासिरीन के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के समय एमबीटी ने तर्मासिरीन को 5000 दिनार व कुछ बहुमूल्य उपहार देकर वापस भेज दिया, परंतु इस आक्रमण के बाद सुल्तान ने उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर ध्यान केंद्रित किया तथा कलानूर व पेशावर को जीतकर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की। राजमुंद्री अभिलेख में एमबीटी को दुनिया का खान कहा गया है। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को अजूबा ए रोजगार कहा है। एमबीटी की धार्मिक नीति। एमबीटी एक धर्म सहिष्णु शासक था, जिसे सल्तनत काल के अन्य सुल्तानों की अपेक्षा धार्मिक दृष्टि से उदार माना जाता है। इसामी ने अपनी पुस्तक फुतूह सलातीन में लिखा है कि एमबीटी होली, दिवाली आदि हिंदू त्योहारों में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होता था। उसके दरबार में 2 जैन विद्वान जीन प्रभ सूरी व राजशेखर स्थायी रूप से रहा करते थे, जिनका सुल्तान बड़ा सम्मान करता था। इसी संदर्भ में एमबीटी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। एमबीटी ने उच्च प्रशासनिक पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति की तथा उच्च पदों की प्राप्ति हेतु योग्यता को आधार बनाया। एमबीटी के समय कुछ गैर मुस्लिम अधिकारियों जैसे पेरुमल जैन को टकसाल अधिकारी, रतन बारबर को सिबिस्तान का गवर्नर, साइराज को केंद्रीय मंत्री, मीरन राय को गुलबर्गा का गवर्नर नियुक्त किया गया। अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती व बहराइच के सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने वाला प्रथम सुल्तान था। नगरकोट अभियान के समय वहां स्थित ज्वालामुखी मंदिर को सुल्तान ने नष्ट नहीं किया। इसने सती प्रथा को रोकने का भी प्रयत्न किया। एमबीटी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने उलेमा वर्ग को उनके अपराधों के लिए साधारण व्यक्ति की तरह दंडित किया। इसने अलाउद्दीन की भांति उलेमा वर्ग को शासन में हस्तगत नहीं करने दिया, उनकी पुण्यता उपेक्षा की। हालांकि कुछ समय पश्चात उसने उलेमा वर्ग से समझौता किया और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। 1340 में उसने खलीफा के वंशज गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली बुलाकर उनका सम्मान किया और अपने सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की। एमबीटी की प्रमुख योजनाएं। एमबीटी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि एमबीटी की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी। एमबीटी की योजनाओं के बारे में प्रमुख जानकारी बर्नी की तारीख फिरोजशाही, इब्न बतूता की रहला व इसामी के ग्रंथ फुतूह सलातीन से मिलती है। बर्नी ने अपने ग्रंथ में एमबीटी की 6 योजनाओं का क्रम से वर्णन किया है। जैसे नंबर 1 है राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी। एमबीटी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी परिवर्तन करना चाहता था। हालांकि राजधानी परिवर्तन के कारणों में इतिहासकारों में मतभेद है, परंतु फिर भी निष्कर्ष से कहा जा सकता है कि देवगिरी का दिल्ली सल्तनत के केंद्र में स्थित होना बर्नी मंगोल आक्रमणकारियों से सुरक्षा, गार्डन ब्राउन दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का प्रसार करना व दक्षिण की संपन्नता की ओर एमबीटी का आकर्षित होना,
आदि प्रमुख कारण थे। इस योजना से दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए, किंतु जनता के असंतोष को देखकर 3 वर्ष बाद ही राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार ये योजना असफल रही। नोट: मुबारक शाह खिलजी ने देवगिरी को जीतकर उसका नाम खुतबाबाद रखा तथा एमबीटी ने अपने समय में देवगिरी को दौलताबाद या कुव्वत उल इस्लाम नाम दिया। नंबर 2 है सांकेतिक मुद्रा प्रचलन 1327। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है कि मुद्रा का मूल्य राज्य तय करेगा, न कि धातु, अर्थात उसका मूल्य प्रयुक्त की गई धातु के आधार पर तय नहीं होगा। एमबीटी से पहले भी चीन में कुबले खां व फारस में के खत्तू गजन खां ने भी सांकेतिक मुद्राएं चलाई। एमबीटी द्वारा सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का कारण संभवतः राजकोष की रिक्तता था। नेल्सन राइट्स के अनुसार सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन का कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी होना था। एमबीटी द्वारा सांकेतिक मुद्रा के रूप में चांदी के स्थान पर तांबे व कांसे के टके जारी किए गए और इनका मूल्य चांदी के टके के बराबर निर्धारित किया गया। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा को मोहर-ए-मस कहा। एमबीटी की ये योजना असफल रही क्योंकि बर्नी का कथन है कि प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया, अर्थात लोगों ने घर पर ही तांबे के टके ढालना शुरू कर दिया। साथ ही लोग सामान्य लेन देन में भी तांबे के टके का इस्तेमाल करने लगे और चांदी के टके को जमा करना प्रारंभ कर दिया। इससे वैदेशिक व्यापार का ह्रास हुआ तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। अंततः सुल्तान को ये योजना पुनः लेनी पड़ी तथा लोगों को तांबे के टके के स्थान पर चांदी के टके लौटाने पड़े, जिससे राजकोष रिक्त हो गया। इसी संदर्भ में बर्नी का कथन है कि तुगलकाबाद के बाहर तांबे के सिक्कों का पहाड़ लग गया। इस योजना को लागू करते समय सुल्तान ने जनता को विश्वास में नहीं लिया तथा लोगों को जाली सिक्के ढालने से रोकने हेतु किसी मानक व्यवस्था का निर्धारण भी नहीं किया गया। फलते योजना असफल हुई। नंबर 3 है खुरासन विजय 1332 से 1334 ईस्वी। इब्न बतूता व बर्नी ने लिखा है कि कुछ खुरासानी अमीरों की सलाह पर सुल्तान ने खुरासान विजय की योजना बनाई, क्योंकि उस समय वहां के शासक अब्बू सईद के विरुद्ध बड़ी संख्या में आंतरिक विद्रोह हो रहे थे। बर्नी के अनुसार सुल्तान 3,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना संगठित की और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दिया गया। एमबीटी ने वर्ष के अंत में खुरासन पर आक्रमण करने की योजना बनाई, परंतु तब तक अब्बू सईद अपनी स्थिति सुदृढ़ कर चुका था। अतः स्वयं सुल्तान ने आक्रमण का कोई लाभ न होने की शंका से अभियान को रद्द कर दिया। इस योजना से राजकोष पर अनावश्यक आर्थिक भार पड़ा। सेना से निकले बेरोजगार सैनिक में असंतोष व्याप्त हुआ और जनता में सुल्तान की छवि खराब हुई। नंबर 4 है कराचिल अभियान 1332 से 34 ईस्वी। कराचिल हिमालय की तलहटी में स्थित एक हिंदू राज्य था और इतिहासकार वर्तमान कराचिल को कुमायूं गढ़वाल से समीकृत करते हैं। इब्न बतूता ने यहाँ आक्रमण का कारण उत्तर की तरफ से राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करना बताया गया, क्योंकि उस समय चीन के सम्राट तोगन तिमूर ने पहाड़ी राज्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। सुल्तान ने कराचिल के विरुद्ध खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख घुड़सवारों की सेना भेजी और इब्न बतूता लिखता है कि सुल्तान की ये योजना सफल रही, क्योंकि कराचिल के शासक ने अधीनता स्वीकार की और वार्षिक कर देना मंजूर किया। परंतु सुल्तान की चेतावनी के बावजूद भी खुसरो मलिक ने तिब्बत के पहाड़ी प्रदेशों को जीतने का प्रयास किया। मार्ग में बर्फबारी होने के कारण पूरी सेना बर्फ में दबकर समाप्त हो गई और इब्न बतूता के अनुसार 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली पहुंच पाए। अतः सुल्तान की यह योजना सफल होते हुए भी असफल रही।
पांचवा है दोआब में कर वर्दी करना 1335 से 36 ईस्वी। बर्नी के अनुसार एमबीटी ने रिक्त कोष को भरने के लिए भू राजस्व में वृद्धि की और इस हेतु उसने सर्वप्रथम दोआब के क्षेत्र का चयन किया, क्योंकि दोआब की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी और किसान अधिक कर दे सकते थे। बर्नी के अनुसार एमबीटी द्वारा 10 से 20 गुना करों में वृद्धि की गई, परंतु आर के त्रिपाठी के अनुसार यह वृद्धि 5 से 10% ही थी। उसी वर्ष दोआब में अकाल पड़ जाने के कारण यह योजना असफल रही। जब सुल्तान को अकाल की स्थिति का पता चला तो उसने किसानों को बीज, बेल आदि खरीदने हेतु तथा कुएं व नहरें खुदवाने हेतु 2 करोड़ टका सौंदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, सौंदर या तकाबी, जिसको कृषि संबंधी ऋण के रूप में दिया, परंतु जनता ने इस सहायता का उपयोग क्षुधा पूर्ति हेतु किया। एमबीटी स्वयं अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु गंगा किनारे स्वर्णगिरी नामक शिविर में 2.5 वर्ष तक रहा और अकाल संहिता की रचना करवाई, परंतु इन सब कार्यों का प्रजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और एमबीटी जनता में अप्रिय हो गया। छठी योजना दीवान ए अमीर कोई की स्थापना थी। यह विभाग एमबीटी द्वारा स्थापित किया गया कृषि विभाग था, जिसका प्रमुख अमीर ए कोही कहलाता था। सीधे सीधे एक एक लाइन में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीवान ए कोई की स्थापना किसने की। तो दीवान ए कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई और यह किस विभाग से संबंधित था, तो ये कृषि विभाग से संबंधित था। इस विभाग की स्थापना का उद्देश्य कृषि भूमि का विस्तार करना तथा उत्पादन में वृद्धि करना था। इस योजना के तहत सुल्तान ने दिल्ली के आसपास का 60 वर्ग मील का प्रदेश चुना और ये सारी भूमि किसानों को जोतने के लिए दी गई। किसानों को खाद व बीज खरीदने हेतु 70 लाख टके का ऋण दिया गया तथा कुछ अधिकार की नियुक्ति वहां की गई। बंजर भूमि का चयन करने, कम समय निर्धारित करने, अधिकारियों व किसानों द्वारा सहयोग न करने के कारण ये योजना भी असफल रही। योजनाओं की असफलताओं के परिणाम, सुल्तान अपनी प्रजा में अलोकप्रिय हुआ। योजनाओं की असफलता का लाभ उठाकर साम्राज्य के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में विद्रोह हुए, जिनमें से कुछ का दमन तो सुल्तान ने किया, परंतु अंततः उत्तर में बंगाल, दक्षिण में विजयनगर 1336 ईस्वी में तथा बेहमनी 1347 ईस्वी में जैसे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए। सल्तनत काल का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार एमबीटी के समय हुआ, परंतु सर्वाधिक विघटन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ था। नंबर 4 है राजकोष पूर्णतः खाली हो गया। नंबर 5 है राज्य की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति दुर्बल हुई और यही आगे चलकर तुगलक वंश का पतन का कारण बनी। साम्राज्य विस्तार, एमबीटी के समय दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ। ईसामी के अनुसार मंगोलों के वापस जाने के बाद एमबीटी ने पेशावर व कलानूर को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उसने 1337 में एक हिंदू राज्य नगरकोट को जीता, परंतु वहां के शासक द्वारा अधीनता स्वीकार करने पर उसे ही पुनः शासक नियुक्त किया। एमबीटी ने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित करने के लिए खुसरो मलिक के नेतृत्व में कराची में सेना भेजी, जिसमें इसकी विजय हुई, परंतु जितना लाभ हुआ उसे कई ज़्यादा हानि हुई। गयासुद्दीन तुगलक के समय ही एमबीटी तेलंगाना और पांड्य राज्य के अधिकांश भाग पर अधिकार कर चुका था। एमबीटी ने अपने बहाउद्दीन गुरसासफ को शरण देने के कारण काम्पिली राज्य पर आक्रमण किया। काम्पिली शासक ने गुरसासफ को वीर बल्लाल के पास भेजा, वे स्वयं युद्ध करते हुए मर गया। काम्पिली को दिल्ली राज्य में मिला लिया गया। होयसल राज्य के वीर बल्लाल ने गुरसासफ की रक्षा करने का प्रयत्न किया, परंतु असफल होने पर गुरसासफ को दिल्ली सुल्तान को सौंप दिया और स्वयं उसकी अधीनता स्वीकार की। अतः एमबीटी ने द्वार समुद्र के अधिकांश भाग को अपने राज्य में मिला लिया। एमबीटी ने देवगिरी के निकट स्थित कोंडन यानी कि सिंगड राज्य को नागनायक से छीना और यह एमबीटी की नवीन विजय थी। राजस्थान में एमबीटी को सफलता नहीं मिली। मेवाड़ शासक हमीर के विरुद्ध उसके द्वारा सेना भेजी गई।
परंतु यह आक्रमण विफल रहा। तत्पश्चात उसने राजस्थान में हस्तक्षेप नहीं किया। आर.सी. मजूमदार के अनुसार कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान व मालाबार तट को छोड़कर संपूर्ण भारत में सुल्तान की सत्ता स्वीकार की जाती थी, परंतु यह सफलता स्थायी नहीं थी। 10 वर्षों के पश्चात ही इतने विस्तृत साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया था। एमबीटी के समय विद्रोह और साम्राज्य का विघटन। एमबीटी के समय में सबसे अधिक लगभग 34 विद्रोह सल्तनत काल में हुए, जिनमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए। 1326-27 में सागर ने के जागीरदार बहाउद्दीन गुरसास्प ने, सागर मध्य प्रदेश में है, विद्रोह किया, जिसे कामपिली के हिंदू शासक ने शरण दी। कामपिली शासक ने गुरसास्प को होयसल के राजा वीर वल्लाल को सौंपा तथा खुद मारा गया। वीर वल्लाल ने गुरसास्प को एमबीटी को सौंपकर स्वयं सुल्तान की अधीनता स्वीकार की। बहाउद्दीन गुरसास्प के समय एमबीटी ने क्रूरता का परिचय दिया और उसकी खाल में भूसा भरवाकर उसका प्रदर्शन किया। 1327-28 में उच्च में मुल्तान के सूबेदार किसलू खां बेहराम आइबा ने विद्रोह किया। यह विद्रोह सुल्तान के दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के विरोध में हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गया तथा किसलू खां का कत्ल करवा दिया। 1327-28 में एमबीटी द्वारा कैद में से छोड़े गए गयासुद्दीन बहादुर ने, जिसे तुगलक ने सोनार गांव की जागीर दी थी, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का दमन बेहराम खान ने किया। बेहराम खान की मृत्यु के बाद विभिन्न सरदारों में बंगाल को लेकर विवाद हुआ। उन्हीं में से एक सरदार अली मुबारक ने लखनौती पर अधिकार कर सुल्तान अलाउद्दीन के नाम से स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। मलिक हाजी इलियास नामक एक अन्य सरदार ने सुल्तान अलाउद्दीन का वध करके शमसुद्दीन के नाम से स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया और इस समय बंगाल दिल्ली के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। सुमन समाना और कड़ा व अवध में हुए विद्रोह का भी दमन कर दिया गया। 1334-35 में मालाबार के सूबेदार हसन शाह ने विद्रोह किया और अंततः मदुरै स्वतंत्र राज्य बन गया। 1336 में विजयनगर व 1347 में बेमनी में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी गई। इस तरह जिस सल्तनत का एमबीटी के समय सर्वाधिक विस्तार हुआ, उसका तीव्र गति से विघटन भी हो गया। 1351 में एमबीटी की मृत्यु हो गई। एमबीटी की मृत्यु गुजरात में विदेशी मुसलमानों के विद्रोह का दमन करने पर उसे सिंध में विद्रोह की सूचना मिलती है, जिसे दबाने के लिए सिंध जाता है, परंतु मार्ग में थट्टा के पास ही एमबीटी की मृत्यु हो जाती है। और बदायूं कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि इस तरह प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल जाती है। एमबीटी अपने शासन के अंत में हताश होकर कहता है कि मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया और ये अब किसी भी उपचार से ठीक नहीं हो सकता। बलबन की भांति एमबीटी का राजत्व सिद्धांत देवीय सिद्धांत पर आधारित था और उसी की भांति एमबीटी ने स्वयं को जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा तथा अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया। एल फिनिस्टन का मानना है कि एमबीटी में पागलपन का अंश विद्यमान था। हेवेल व स्मिथ ने भी इस कथन का समर्थन किया है। एल श्रीवास्तव के अनुसार एमबीटी विरोधी तत्वों का मिश्रण था। इस प्रकार हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। धन्यवाद।